Hello everyone, my name is Kanchan and welcome to this new lecture of Explain series. So today we are going to talk about the national mission that is on sustainable agriculture, सतत कृषि। तो ये जो वर्ड है सस्टेनेबल आजकल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने लगा है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप देखते हो कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहे, लॉन्ग टाइम तक काम आए। तो सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि रिलायबल होना। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको ऐसा फूड खाना है जो नेचुरली ग्रोन हो या फिर ऐसा जिसको ग्रो करने में हमने पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया हो, तो आप ऑब्वियसली जो नेचुरली ग्रोन फूड है वो खाना पसंद करोगे, राइट। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ऐसी फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है कि जिससे इन्वायरमेंट को, पब्लिक हेल्थ को, एनिमल्स को एंड पूरी कम्युनिटी को कोई नुकसान ना हो। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्राइज टू fit a good balance between the need for food production and the preservation of ecological system. बट आजकल क्या हो रहा है, फूड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के थ्रू। इसमें क्या होता है कि पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जो टेक्निक होती है, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्केल में प्रोडक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे इसके जो निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं हेल्थ में, उससे दोबारा जो शिफ्ट है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आ गया है। इसमें आती हैं हमारी जो पुरानी टेक्निक्स हुआ करती थी एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रोड्यूसिंग फूड बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर, use reducing the use of fertilizers and pesticide. Instead of these we can use organic matter, organic fertilizer, और जो natural predator हैं वो आपकी help कर सकते हैं। Plus its aim is to promote biodiversity in crops grown. There should be different diversification in the crops which we ग्रो। तो एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत सारी अदर फार्मिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि ऐसे प्लांट्स को डेवलप करना जो खुद अपना जो न्यूट्रिएंट नीड है उसको फुलफ़िल कर पाएँ, जिससे कि फिर फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑल्सो मिक्सिंग क्रॉप वाली जो सिस्टम है उसको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई डिज़ीज़ हो भी जाती है तो बड़े स्केल में आपको नुकसान नहीं होगा। ऑल्सो वाटर मैनेजमेंट में ड्रिप इरीगेशन है जिसमें वाटर का लॉस बहुत कम होता है। नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा रिम्यूनरेटिव बनाना है। रिम्यूनरेटिव का मतलब है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड सेक्टर हैं, जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर हो गया, एक्वाकल्चर है, फिशरीज़ है, एनिमल स्टॉक रियरिंग है, तो ये सब चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए। यानी कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को इंक्लूड करना है फॉर सस्टेनेबल development of agriculture. Its objective is also to make crops climate resilient. जो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती हैं उसकी वजह से क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाना है। तो ये सारे जो टारगेट्स हैं ये कैसे पूरे हो सकते हैं, इसके लिए की एलिमेंट है सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ का मैनेजमेंट करना है। अभी आप सॉइल हेल्थ को मैनेज कैसे कर सकते हो? देयर आर डिफरेंट वेज। तो एक तो होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो पेस्ट होते हैं वो एक स्पेसिफिक क्रॉप को खाना पसंद करते हैं, एक स्पेसिफिक क्रॉप को अटैक करते हैं। तो अगर आप क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हो, लगातार एक ही क्रॉप लगा रहे हो, तो आप उन पेस्ट का, उन पर्टिकुलर पेस्ट के रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हो, तो उनका जो नंबर है वो एक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन से क्या होगा, उनका जो रिप्रोडक्शन साइकिल है हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ऑल्सो क्रॉप रोटेशन से सॉइल को भी हेल्प मिलती है कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर पाए एंड दस देयर इज़ लेस नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अदर वे क्या हो सकता है, कवर क्रॉप्स को यूज़ करना। तो खेतों को बेयर रखने से अच्छा है अगर आप कोई क्रॉप उसमें नहीं लगा रहे हो तो ये कवर क्रॉप्स लगा दो, इससे सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है। ऑल्सो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश करने का मौका मिल जाता है सॉइल को, तो इससे केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह जो हैं वो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने होंगे। और ज़मीन में जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड है, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट
आप जो प्लांट कंपोस्ट है उसको यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ कर सकते हो। हार्वेस्टिंग के बाद जो रेसिड्यूज़ होते हैं उसको ज़मीन पे ही जो खेत हैं वहीं पे रहने दें, तो उससे भी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है सॉइल की वो फुलफ़िल हो जाती है। अदर ऑब्जेक्टिव है वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ करना है। देयर शुड बी फोकस ऑन वाटर यूज़ मैनेजमेंट। नाउ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर बहुत सारी अदर स्कीम्स आती हैं, जैसे रेन फेड एरिया डेवलपमेंट है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है, एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड है, कृषि विकास योजना। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं वो इसी मिशन के अंडर आती हैं। नाउ लेट्स सी द सलाइन फीचर्स ऑफ दिस स्कीम. So it is one of the 8th mission under NAPCC, that is National Action Plan on Climate Change. So that's why climate change is one of the major component of this scheme. Next thing is that this scheme focuses on water use efficiency, nutrient management and livelihood diversification. इसका मतलब ये है कि जो किसान है वो अपने खेतों में जो क्रॉप उग रही है सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट ना हो। देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड। जो अदर अलाइड सेक्टर होते हैं, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एक्वाकल्चर, डेयरी फार्मिंग, तो यहाँ से भी किसान अपनी जो इनकम है उनको जनरेट करें। सो इट्स मस्ट दैट देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। नेक्स्ट है कि ये जो मिशन है ये 4 मेजर कंपोनेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। रेनफेड एरिया ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे एरियाज़ को आप कैसे डेवलप कर सकते हो? सो इन एरियाज लाइक दीज देयर शुड बी प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, प्लस जो एलाइड सेक्टर हैं वहाँ से भी फार्मर्स अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है। सो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की ओर फोकस किया है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है वहाँ पे वाटर का मैनेजमेंट होना चाहिए बढ़िया, प्लस इसको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो भी नई टेक्निक्स हैं माइक्रो इरिगेशन वगैरह की, उनकी हेल्प से इरिगेशन करना चाहिए, और जहाँ पे ड्रिप सिस्टम हो सकता है ड्रिप सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। ऑल्सो एफिशिएंटली यूज़ करने के साथ साथ जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर रिसोर्सेज का वो होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो इसकी तो हम बात कर चुके हैं कि सॉइल की हेल्थ अच्छी होनी कितनी ज़रूरी है फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. So for these 3 things are very important, that is monitoring, modeling एंड नेटवर्किंग. सो क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए देयर शुड बी प्रैक्टिस ऑफ इंटर क्रॉपिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए मानसून डिले हो गए हैं तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन की अदर क्रॉप्स लगा सकते हो, जैसे काला चना होता है, मूंगफली होती है, तो इस तरीके की आप क्रॉप्स लगा सकते हो ताकि बिल्कुल इनकम ना होने की जगह आपकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाए. ऑल्सो जो ऐसी क्रॉप्स लगानी चाहिए विच आर क्लाइमेट टॉलरेंट. ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं जिनको क्लाइमेट का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लाइमेट रिसाइलियंट होती हैं, तो इस तरीके की क्रॉप्स को यूज़ करना चाहिए. जैसे पोकाली राइस होती है केरला में, तो इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल. Other method could be crop diversification. So it also helps for sustainable agriculture and maintaining the ecological balance. So these are the salient features of this mission. So thank you so much for watching this video. Have a nice day.